तो चलो स्टार्ट करते हैं गबन का भाग 39। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 38 में क्या हुआ था। तो ये जालपा और रमा आपस से मिल लिया है, दोनों को पता चल गया है कि वो लोग आ गया है। ठीक, तो रमा और जालपा मिली थी। अब ये लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो वियोगियों, वे व्यक्ति जो वियोग में है, वियोग मतलब क्या होता है? दुख। तो वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों, यात्रा करने वाले लोग को बटोहिया कहा जाता है। तो बटोहियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कर जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कहानी थी। तो वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कर जाती है। रमा और जालपा दोनों ही कुछ अपने 6 महीने की कहानी थी। तो वियोगी दोनों तो दुख में है, रमा भी और जालपा भी, तो दोनों को वियोगी कहा जा रहा है। और दोनों की मिलन की रात यात्रा जा रहा है। तो ये जो रात है, ये रात क्या है? इसमें सिर्फ बात ही होगा, इतना दिन से लोग नहीं मिला है तो आज क्या होगा? खाली बात ही होगा। ठीक है, ठीक है, खाली बात होगा मतलब खाली बात होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो उसके बाद रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताया। लेकिन जालपा, तो रमा क्या करता है? रमा जैसा है हम लोग का वैसा ही काम करता है कि अपने कष्टों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन जालपा क्या करती है? क्या जालपा भी वैसा ही करती है? नहीं, जालपा है आदर्श पत्नी। ठीक, जालपा है अच्छी, एकदम खतरनाक टाइप की औरत। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी कि मेरी दुख भरी कहानी सुनकर उनको दुख ना हो जाए। ये होता है असली प्यार। ठीक है, कि अपना दुख नहीं बता रही है क्योंकि उसको दुख आ जाएगा। लेकिन रमा को उसको रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी भी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था। तो देखो, ये रो रही है जालपा और ये सुना रहा है अपना दास्ता, दुख भरी दास्ता दोनों एक दूसरे को सुना रहे। लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसकी सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राय को पर्वत बनाकर दिखाया। तो ये है ही राई को पर्वत बनाकर दिखाना। राई एक छोटा सा दाना होता है, पर्वत माने बहुत बड़ा। तो अपने छोटे से दुख को बहुत बड़ा करके दिखाया। और जालपा ऐसी है कि अपने बड़े से दुख को भी नहीं बताती है। ठीक है, तो बस ऐसे ही होनी चाहिए जालपा ने। तो आप लड़के लोग जब भी देखने जाइएगा तो पूछिएगा जालपा जैसी है कि नहीं। आप तो जालपा ने सिसक सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक ना लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे कि प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओटा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजी में आता ही वाला। साइकोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहे हैं तुम लोग को। तो साइकोलॉजी में है कि जब तक कोई दो आदमी सामने रहते हैं तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब तक सामने रहते हैं तब तक तो दोनों बड़ा दोस्त है, पक्का दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जब एक दोस्त गायब हो जाता है और इस आदमी के पास क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं, 3-4 और सारे दोस्त हैं, तो ये इन सब दोस्तों में मिल जाता है। ठीक है, ऐसा जो लोग शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों में देखा जाता है। तो इसके पास यहाँ पर तो इसके 3-4 दोस्त हैं ही, तो ये बड़ा खुशी से रह लेता है। इसको दूसरा वाला का याद नहीं आता। लेकिन जो दूसरा वाला वहाँ पर है, ये दूसरा वाला वहाँ दोस्त बनाने में अच्छा नहीं है। इसका बस यही एगो दोस्त था, बढ़िया दोस्त था। ये दोस्त बनाने में अच्छा नहीं है, दूसरा जगह गया। वहाँ पर ये जब दोस्त बनाता है वहाँ पर दोस्त ही बना ही नहीं पाता। ठीक, वहाँ पर अकेले रहता है। तब इसको बड़ा याद आता है कि भाई कहाँ है। इसको कॉल करता है कि भाई तू कहाँ है। भाई बोलता है अरे फ़ोन मत कर, अभी थोड़ा बिजी, अभी पार्टी कर रहा है। ये परेशान है कि वो पार्टी कर रहा है इधर, हम क्या करें। ठीक, तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों में होता है कि तो यहाँ पर जालपा रमा को बोल रही है कि जब तक सामने थे तो भूल गए। फ़ोन आ रहा है।
तो जब तक सामने थे तब तक याद थे, और दूर हटे तो हट गए। तो रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो कुछ गुजरा, जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है। लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो, जब मुंह छिपा कर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था, जब तक खूब रुपए ना कमा लूंगा एक शब्द भी ना लिखूंगा। देखो 500 का नोट खाली नहीं कमा लेगा तब तक एक पत्र नहीं लिखेगा, ठीक। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भर कर कहा, व्यंग माने उसको मजाक उड़ा दिया। ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही है। ठीक ही है, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लेकर आओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई कढ़ी सब प्रीति। ये सब लाइन वो जालपा बोलती है। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम ही से लगता था। बातें बनाने में एक्सपर्ट है रमा। सोचता था तुम मुझे कितनी कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ नर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पर अच्छा से कमा कर ही जाऊंगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभी समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। आप देखो जालपा खुद का दोस्त समझ रही है। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहने पहनने की नियत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। तबाही का ही उपयोग, तबाही ही कर रही है उसका। वो 30-40 रुपए ही कमाता है, और इसका शौक देखो, 1000 रुपया का गहना पहनेगी, रोज 2 रुपया खर्चा करेगी, सबको उड़ाएगी, सबको पान खिलाएगी, सबको नहलाने लेके जाएगी। अपना दोस्त लोग को इतना खर्चा करती थी, तो बोली मेरी ही गलती है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर नहीं जलूंगी, नहीं जलूंगी। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है। तो इका की अपना सारा सामान उठाया, गंगा जी में फेंक दी, ठीक की थी, प्रायश्चित किया, और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, भोग विलास से किसका जी भरता है। यह गहने कपड़ों से मैं ऊब गई, यह सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं जियो की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से कमाओ, अपने परिश्रम से कमाओ, अपने सदुपयोग से कमाओ, अच्छा काम करके कमाओ, तो मैं क्यों ना अपनी ये सब लालसा को पूरा करूं। मैं क्यों ना घूमूं फिरूं अगर तुम अपने से पैसे कमाओ। लेकिन अगर तुम वही पैसे नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख रुपया भी कमा के लाओ, तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। ऐसी होती है औरत। ऐसा होना चाहिए हर एक इंसान को, औरत को ही नहीं, कि गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, किसी का घर उजाड़ के पैसे नहीं कमाने हैं, ठीक। तो ये जो भी सरकारी नौकरी में जाएंगे उन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी का घर उजाड़ के पैसे कमाना ठीक नहीं है। ये जालपा का बात याद रखना, ठीक है। तो जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा के साथ लेकर तुम्हारे बंगले आई थी, लेकिन तुम वहां पर थे नहीं। इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी, मेरा इस मामले में से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साथ मुझ में नहीं है, बड़ा डरपोक आदमी है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा, जालपा बोलती है। आखिर कैसे, वो मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी में तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, तो फिर किस बात का डर है तुमको। और डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे ना होगा। अजीब पगला आदमी है।
बोला नहीं होगा, काहे नहीं होगा, तुम बोला था कुछ कहा इसका जुबान का दाम है, ठीक है छोड़िए पढ़ते हैं। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, और बोल रहा है कि अगर मैं गवाही दे देता हूँ तो मुझको एक अच्छी जगह मिल ही जाएगी, तो क्या टेंशन है, आराम से ज़िंदगी बसर होगी, मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। तो कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके नहीं कमा सकते, मैंने बहुत मेहनत करके, जैसे ये कंप्यूटर वम्प्यूटर काम ठीक है, और कुछ छोटा मोटा काम ठीक है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो कुछ जैसे अंबानी को गरीब हो जाए और उसको काम मिले कि तुमको घर बनाने का काम मिला है राजमिस्त्री वाला, या फिर कोई भी ईटा उटा उठाने वाला ढोने वाला, तो वो काम नहीं कर सकता है, मर जाएगा लेकिन नहीं कर पाएगा, तो इतना वो क्या है, नाजुक हो गया है। वहीं बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, धूप में, बारिश में, ठंडा में, लेकिन पैसे कम है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। कोई ये सोच रही कितना, कोई आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है, किसी को मार कर कैसे पैसे कमा सकता है, ऐसा इंसान होता है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता, मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा उपाय, दूसरा आदमी को खड़ा कर देगी, अपराधियों की तो जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा, अगर मैंने बयान बदला तो मैं तो पक्का जाऊंगा, ये तो श्योर है। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर, मैंने ये इसी करके जो इशू होता है ना, इसी करके त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या ऐसी बदशर्मी की बातें करते हो जी, क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। मैं इसे नहीं सह सकती, मुझे मजदूरी करना, भूखे मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। ऐसी होती है, ऐसा होना चाहिए इंसान। रमा इस आदर्शवाद से चिरका उड़ा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं कुलीगिरी करूं, गुस्सा बोलता है। नहीं, मैं तो यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से रोटियां खाने से तो कहीं बढ़कर है। ठीक है बोल रही है। रमा ने अब शांत भाव से कहा, जालपा तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है, इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है, ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। रार माने दुश्मनी। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं, मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो दुनिया में सभी लोग तो आदर्श पर थोड़ी चलते हैं, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि कौन भला करेगा कौन बुरा करेगा, कोई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसका कौन मानेगा। तो ये सही तर्क दे रही है। जो किसी को मार सकता है, मारने की शक्ति रखता है, तो उसको न मारने की भी तो शक्ति उसी के पास है। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो उस शक्ति आप ही आ जाती है। तो तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें आप ही आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा बात बोली कि अगर तुमको कुछ भी करना है तो पहले ठान लो कि मुझको ये करना है तो करना है, उसके बाद जो शक्ति है वो अपने आप ही आ जाएगी अंदर से। पहले उसको दिमाग में बैठा लेना कि ये काम करना है तो करना है, ठीक है। तो निश्चय कर लो कि तुमको भी ये बनना है तो बनना है, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग को क्या बनना है, ठीक है। तुम लोग को आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या बनना है, कमेंट में बताना, ठीक है। जानने में अच्छा लगेगा मुझको। रमा सिर झुका यह सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपने पेट मेहनत मजूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं?
अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलूं, यहाँ अच्छा होगा, मैं भी चली चलूंगी। तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी मैं। देखो रामा का सारा पशु पेश गायब हो गया। तो इसका बात पढ़ के थोड़ा गुस्सा आता है, मारने का मन करता है रामा को, कि सामने होता तो मारते एक झापड़ उसको। ठीक, अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। मैंने इतना कमजोर हो गया रमा कि उसकी पत्नी को जाके पुलिस वाले से बोलना होगा कि मेरे पति को छोड़ दो। इतना कमजोर तो नहीं ना है रमा। मन में ऐसा सोचा कि छी मेरी पत्नी जाइए उसको छोड़ने, इसका ईगो है, इसको बोलते ईगो। आम चलती भाषा में ईगो, ऐसे ईगो का मतलब साइकोलॉजी में अलग होता है, ऐसे हम लोग चलती भाषा में ईगो का मतलब यह है कि मेरी पत्नी जाएगी, मैं इतना कमजोर हूँ। ईगो है, मेल ईगो। बोला तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। तो जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ अपना बयान बदलोगे या नहीं। रमा बोला हाँ बदल दूंगा। जिसे बच्चा लोग से पूछता है मेरे कहने से बदलोगे कि अपने मन से बदलोगे। तुम्हारे कहने से क्या, मैं अपने मन से ही बदलूंगा। ठीक है, फिर और बातें होने लगी कि कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं, रुपए अदा कैसे हो गए, तो बाकी सब बात होने लगा। ठीक है, गोपी क्यों आया था, क्यों चला गया, उसका पप्पा कैसा है, अम्मी कैसी है, मंसूबे बांधो, तो बाकी सब रतन के घर क्या हुआ। फिर बोली कि रतन से थोड़ा जमीन लेके वहां पे खेती बाड़ी करना, चलो मेरे साथ। रमा ने कहा कहीं उससे अच्छा तो यही है कि यहाँ पर मेरी चाय की दुकान है, तो चाय की दुकान में अच्छे से चाय वाय बेच के दोनों हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो दोनों हंसने लगती है। तो फिर क्या रहता है कि ना उधर तो मम्मी पापा को भी देखना है, भाई बहन भी है, दोनों भाई भी तो है, वो लोग का शिक्षा उच्छा कैसे होगा, तो उधर भी तो जाना जरूरी है, यहाँ पर तो रहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का हो गया है भाग 39 खत्म।